बहुत साल पहले की बात है। एक लड़का था, न उसका नाम किसी को याद था, न चेहरा किसी को खास लगा करता था। वो एक ऐसे कोने में जन्मा था जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना होता था। वो घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। छत टपकती थी, दीवारें मिट्टी की थीं और जमीन पर बिछी चटाई भी इतनी पुरानी थी कि उससे ज्यादा पुराने तो केवल उसके घाव थे। एक मां के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके पापा की हाल ही में बीमारी और गरीबी की वजह से मौत हो गई थी। उसके घर में ना बिजली थी ना पानी। गर्मियों में बदन पसीने से चिपचिपा रहता और सर्दियों में वो कांपता हुआ सोता था, अखबार की कुछ पुरानी चादरों को ओढ़कर। खाने के नाम पर अगर एक सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी मिल जाए तो उसे त्योहार जैसा लगता था। कई बार तो खाली पेट ही स्कूल चला जाता। पेट से ज्यादा उसकी आंखें भूखी थीं, एक बेहतर जिंदगी देखने की भूखी। वो स्कूल जाता लेकिन बिना किताबों के। उसके पास तो एक ही कपड़ा था जो दिन में पहनता और रात को उसी को धोकर सूखने के लिए लटका देता। दूसरे बच्चे जब टिफिन में पराठे और मिठाइयां लाते, वो अपनी खाली जेब टटोलता और गर्दन झुकाकर अपनी भूख को निगलता। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। बच्चे उसे गंदा, भिखारी और कूड़े वाला कहकर चिढ़ाते, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगती जब कोई टीचर भी उसकी हालत पर तरस खाने के बजाय तिरस्कार से उसे देखता था। उसे लगता जैसे वो इस दुनिया में बस गलती से आ गया है, जैसे उसका कोई मतलब नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वो बेहद थका और टूटा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है, क्या वाकई गरीबी से निकलकर कोई कुछ बन सकता है। तभी उसने एक ढाबे के पीछे एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक गहराई थी। उसने लड़के को देखा, मुस्कुराया और पास बुलाया। बेटा थका हुआ दिख रहा है, चल बैठ जा। लड़का चुपचाप बैठ गया। शायद उसे पहली बार किसी अजनबी से अपनापन महसूस हुआ था। बूढ़े ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों है? लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ना खाना, ना कपड़ा, ना किताबें। लोग मुझे भिखारी समझते हैं। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दया नहीं थी, गर्व था। उसने कहा, बेटा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने की जगह होती है। तू जिंदा है, लड़ रहा है, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। लड़के को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर बुझ चुकी आग को फिर से हवा दे दी हो। वो लाइन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने की जगह होती है, उसके दिल के सबसे गहरे कोने में उतर गई। उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने कसम खा ली कि अब वो खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा। वो रोज ढाबे में बर्तन धोता, स्कूल जाता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो उसने कबाड़ी से पुराने फटे पन्ने इकट्ठे किए। वो पन्नों को जोड़ता, सिलता और उनसे खुद अपनी किताब बनाता। उसको जो भी मिलता उसी को वो याद कर लेता। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, भूख की नहीं, उम्मीद की। वो दिन में 4 घंटे काम करता, 6 घंटे स्कूल जाता और फिर रात भर पढ़ाई करता। नींद, वो तो अब कोई पुरानी बात बन चुकी थी। उसके दोस्त थे पुराने कागज, टूटी पेंसिलें और वो ख्वाब जो उसने आंखों में पाल रखे थे। धीरे धीरे उसके रिजल्ट सुधरने लगे। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया और उसे सफलता मिली। उसे कंप्यूटर में बहुत रुचि थी। उसने एक कबाड़ से पुराना सीपीयू, एक झिलमिलाता सीआरटी मॉनिटर और एक टूटा हुआ कीबोर्ड उठाया। सबको जोड़कर जैसे तैसे एक बेसिक कंप्यूटर बनाया। उसमें भी कई बार लाइट ना होने की वजह से वो बैटरी जलाकर कोडिंग करता। उसने इंटरनेट कैफे में मुफ्त मिले समय में यूट्यूब से सीखना शुरू किया। सीएसएस, पाइथन उसने खुद सीखा, खुद समझा, खुद लड़ाई लड़ी। लेकिन किस्मत को शायद उसका उड़ना मंजूर नहीं था। एक रात जब वो कोडिंग कर रहा था, एक मोमबत्ती से आग लग गई। कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे कमरे में धुआं भर गया। उसका बनाया हुआ कंप्यूटर जलकर राख हो गया। वह फूट फूट कर रोया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। वह टूट गया। कई दिन तक उसने किताबें नहीं छुई, काम पर नहीं गया। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी याद आया। वो गया और ढाबे के उस कोने में जाकर बैठ गया। बूढ़ा अभी भी वहीं था। उसे देखते ही लड़के की आंखें भर आईं। बूढ़े ने रहस्यमयी आवाज में कहा, जल गया, अच्छा हुआ, अब तू फिर से खड़ा होगा और पहले से बड़ा बनेगा।
आग सिर्फ जलाती नहीं, निखारती भी है। वो फिर उठा। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। अब तक उसके 2-4 दोस्त बन गए थे। एक दोस्त ने उसे पुराना मोबाइल दे दिया, जिससे उसने फिर से सीखना शुरू किया। कुछ महीने बाद जब उसने फिर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तभी उसकी मां बीमार पड़ गई। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। एक बार फिर हालात ने उसे झकझोर दिया, लेकिन उसने इस बार हार नहीं मानी। वो रात भर मां के पास बैठता और दिन में काम करता। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो गांव के बच्चों को मोबाइल से पढ़ने में मदद करता था। इसी दौरान किसी देश से एक बड़ी कंपनी का एनजीओ उसके टाउन में आ रखा था। उसको ऐप के बारे में पता पड़ा। दरअसल उसकी कंपनी को भी एक ऐप चाहिए थी। एनजीओ प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये ऐप हमने देखा है, बिल्कुल अलग सोच है इसमें, लेकिन हमें जानना है ये तुमने अकेले कैसे बनाया। लड़का शांत लेकिन गहरे आत्मविश्वास के साथ, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक पुराना मोबाइल मिला था। कभी कभी ढाबे में बर्तन धोता था और जब मालिक दया करता तो आधे घंटे वाईफाई यूज करने देता। रात को मोबाइल की टॉर्च जला के कोड लिखता था, मां के पास बैठकर। वो बीमार थी, लेकिन मेरी हर रात की थकावट के आगे एक मुस्कान दे देती थी। एनजीओ प्रतिनिधि हैरान हुआ, तुम्हें कभी लगा कि छोड़ दो सब कुछ, इतनी दिक्कतों में क्यों लगे हो? आंख में आंसू आ गए, लेकिन उसके शब्दों में ताकत थी। उसने कहा, हर दिन लगा, लेकिन फिर याद आता कि अगर मैं हार गया तो वो सब लोग जीत जाएंगे जो कहते थे कि मैं कुछ नहीं बन सकता। और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं मेरी मां की आंखों की वो चमक ना बुझ जाए जो हर सुबह मेरे लिए जलती थी। एनजीओ प्रतिनिधि धीरे से कुर्सी से उठते हुए, तुम्हारी मेहनत हम कागज पर नहीं, तुम्हारी आंखों में देख सकते हैं। तुमने संसाधनों के बिना जो किया है वो कई लोग लाखों रुपए में भी नहीं कर पाते। हम तुम्हारे इस ऐप को फंड करेंगे और तुम्हारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। लड़का आश्चर्यचकित रुकते हुए बोलता है, मैं बस चाहता था कि कोई मुझ पर भरोसा करे, और आप वो पहले इंसान हैं जो मेरी मेहनत को देखकर मुझे पहचान रहे हैं। ये मेरे लिए कोई सौदा नहीं, ये मेरे बचपन की जीत है। एनजीओ प्रतिनिधि हाथ मिलाते हुए, आज से हमारी कंपनी और आप पार्टनर हैं। वो लड़का जो एक समय 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब करोड़पति था। इतनी बड़ी डील उस शहर में कभी नहीं हुई थी, लेकिन उसने पैसा अपने ऊपर नहीं उड़ाया। उसने उसी गांव में स्कूल खुलवाया जहां से उसे तिरस्कार मिला था। उसने हर उस बच्चे के लिए किताबें मुफ्त में बांटी जिनकी आंखों में ख्वाब थे लेकिन जेब में पैसे नहीं। अब वही स्कूल जहां वो गंदे कपड़ों में तिरस्कार झेलता था, उसके नाम से जाना जाता था। एक दिन स्कूल में उसके नाम पर एक सेमिनार हुआ। वहां उसी स्कूल के पुराने छात्र और टीचर्स भी बुलाए गए। वो सब लोग भी थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गंदा कहते थे, उसके खाने के डिब्बे को देखकर नाक सिकोड़ते थे। वो मंच पर खड़ा था, चमकते कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आंखें और दिल में वही पुराना दर्द। उसने बोलना शुरू किया, पर गर्व से नहीं, विनम्रता से। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, जिन बच्चों ने मुझे गालियां दी, जो हंसे, जो चिढ़ाते थे, उन सबका भी। क्योंकि अगर आपने मेरा मजाक ना उड़ाया होता तो शायद मेरे अंदर वो आग ना जलती, शायद मैं आज यहां नहीं होता। भीड़ में सन्नाटा था, कई आंखों में आंसू थे, कुछ सिर शर्म से झुके हुए थे। आप सबने मुझे गिराया, लेकिन गिरने से मुझे उठने की वजह मिली। मेरी गरीबी ने मुझे हंसना नहीं सिखाया, पर सहना सिखाया। आज मैं जो भी हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, आपके अपमान से भी हूं। तालियां इतने जोर से बजी जितनी उस शहर में बरसों से नहीं बजी थी। सबकी आंखें भीगी हुई थीं। हर व्यक्ति जोर से ताली बजा रहा था, और सबसे अगली पंक्ति में उसकी मां भी बैठी थी, जो ताली नहीं बल्कि खुद के खुशी के आंसू पूछ रही थी और अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। ये जीत सिर्फ उस लड़के की नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। ये उन सबके लिए आईना थी जो किसी को कमजोर समझते हैं। आज वो लड़का लोगों को पैसे नहीं, सोच बांटता है। वो सिखाता है कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा उनके लिए भी शुक्रगुजार रहो, क्योंकि वो तुम्हारा इम्तिहान नहीं, निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। खासकर जब आप गरीब होते हैं तो ये धुंध और भी घनी होती है। हर दिन एक नई जंग, हर सुबह एक नया इम्तिहान। लेकिन यही हालात इंसान को या तो तोड़ देते हैं या उसे बना देते हैं। उस लड़के की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं,
सोच की ताकत की कहानी है। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था। उसकी जेब खाली थी, पर दिल ख्वाबों से भरा था। वो जानता था कि हालात उसके खिलाफ है, लेकिन उसने हालात से लड़ना नहीं छोड़ा। उसने भूख को धैर्य में बदला, तिरस्कार को तपस्या में और आंसुओं को आत्मबल में। हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है खुद को हार मान लेना। सोच वो चाबी है जो बंद से बंद दरवाजा खोल सकती है। अगर सोच ऊंची हो तो सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए याद रखिए, सोच बदलो, तकदीर खुद झुक जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की याद रखने की क्षमता तब सबसे तेज होती है जब हम किसी काम को लगातार 30 मिनट तक बिना रुके करते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्यार्थी आधा सिलेबस कुछ ही दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग महीनों तक किताबों में उलझे रहते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना पूरा सिलेबस तेजी से पूरा करेंगे और फिर भी आपके पास खाली समय बचेगा। और सबसे बड़ी बात, यह पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक खेल जैसी लगेगी। सबसे पहले समझिए कि सिलेबस बड़ा नहीं होता, हमारा समय बर्बाद करने का तरीका बड़ा होता है। जब भी आप किताब खोलते हैं तो मोबाइल, बातें, सोचना और टालना शुरू हो जाता है। अगर आप सिर्फ 3 घंटे भी बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर लें तो आप देखेंगे कि 3 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में हो सकता है। पहला कदम है समय बांटना। अगर आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सीख जाते हैं तो पढ़ाई कभी भारी नहीं लगेगी और सिलेबस आपकी उम्मीद से कहीं तेजी से खत्म होगा। ये तरीका न केवल दिमाग को ताजा रखता है, बल्कि आपको हर पढ़ाई सत्र में पूरी ऊर्जा से काम करने में मदद करता है। सोचिए, जब हम लगातार 3-4 घंटे एक ही जगह बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। पहले आधे घंटे तक हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे दिमाग भटकने लगता है। कभी खिड़की के बाहर देखते हैं, कभी मोबाइल पकड़ लेते हैं, कभी पानी पीने जाते हैं, कभी सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद करेंगे। इस तरह 3 घंटे बैठने के बाद भी असली पढ़ाई मुश्किल से 1 घंटे की ही होती है। यही वजह है कि समझदार विद्यार्थी अपने समय को छोटे छोटे सत्रों में बांटते हैं। इसे समझिए, 30 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का आराम। इस 30 मिनट में बस वही काम करें जो आपने ठाना है। अगर गणित का सवाल हल कर रहे हैं तो सिर्फ वही, अगर इतिहास का अध्याय पढ़ रहे हैं तो बस वही। ना इधर उधर देखना, ना मोबाइल उठाना, ना बातें करना। अब मान लीजिए आप सुबह 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सत्र 9 बजे से 9:30 तक, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक में खिड़की के पास खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, बस दिमाग को आराम दीजिए। फिर दूसरा सत्र शुरू कीजिए 9:35 से 10:05 तक, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अगर आप इस तरीके से सिर्फ 4 सत्र करते हैं तो आपने 2 घंटे में पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ 2 घंटे की शुद्ध पढ़ाई की। अब सोचिए, यही काम अगर आप लगातार 2 घंटे करते तो बीच में कितनी बार ध्यान भटकता। यही कारण है कि छोटे छोटे हिस्सों में समय बांटना आपकी पढ़ाई को तेज और असरदार बनाता है। इस तरीके को और आसान बनाने के लिए आप अपने पास एक टाइमर या अलार्म रख सकते हैं। टाइमर बजते ही पढ़ाई बंद कर दीजिए और ब्रेक लीजिए। ब्रेक पूरा होते ही तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में यह आदत बन जाएगी और आपका दिमाग खुद इस रिदम को पकड़ लेगा। एक छोटा उदाहरण समझिए। रवि और मोहित दोनों के पास गणित के 5 अध्याय पूरे करने हैं। रवि ने तय किया कि वह बिना उठे लगातार 3 घंटे पढ़ेगा। मोहित ने तय किया कि वह 30-30 मिनट के सत्र बनाएगा। 3 घंटे बाद रवि थका हुआ है, बोर हो चुका है और मुश्किल से 1.5 अध्याय खत्म कर पाया। मोहित ने 4 सत्र पूरे किए और बीच में ताजगी बनी रही। वह पूरे 2 अध्याय खत्म कर चुका है और अब भी उसके पास ऊर्जा है। समय बांटने का यह तरीका आपके दिमाग को तेज, फोकस्ड और ऊर्जावान रखता है। याद रखिए, स्मार्ट स्टूडेंट घंटों नहीं गिनते, सत्र गिनते हैं। अगर आपने एक दिन में 6 अच्छे सत्र पूरे कर लिए तो आपका सिलेबस तेजी से घटेगा और आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि इतनी जल्दी इतना काम कैसे हो गया। दूसरा कदम है आसान और कठिन टॉपिक को अलग करना। पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं वह है हर विषय और हर अध्याय को एक ही नजर से देखना। सिलेबस उठाया और जो हाथ लगा वही पढ़ने बैठ गए। नतीजा यह होता है कि अगर शुरू में ही कोई कठिन टॉपिक मिल गया तो मन डर जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और पढ़ाई बोझ लगने लगती है। समझदार विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। वे सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस की जांच पड़ताल करते हैं। वे यह तय करते हैं कि कौन सा टॉपिक आसान है और कौन सा कठिन, यानी कौन सा अध्याय ऐसा है जिसे देखकर ही लगता है कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा और कौन सा ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि इसमें तो पूरा दिन लग सकता है। इसका फायदा क्या है?
जब आप पहले आसान टॉपिक खत्म करते हैं तो दिमाग में आत्मविश्वास और जीत की भावना आती है। जैसे जैसे आसान टॉपिक लिस्ट से हटते जाते हैं आपको लगता है कि सिलेबस का आधा काम हो चुका है। यही मनोवैज्ञानिक खेल है जो आपको कठिन टॉपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। एक उदाहरण से समझिए, मोनिका और अजय दोनों के पास विज्ञान के 10 अध्याय पूरे करने हैं। मोनिका ने देखा कि उसमें से 6 अध्याय बहुत आसान हैं और 4 कठिन। उसने पहले आसान अध्याय निपटाए। 2 दिन में ही उसने 6 अध्याय खत्म कर दिए। अब उसके दिमाग में यह एहसास है कि वाह, मैं सिलेबस का आधा खत्म कर चुकी हूँ। ये आत्मविश्वास उसे कठिन अध्याय जीतने की ताकत देता है। दूसरी तरफ अजय ने शुरू में ही कठिन अध्याय पकड़ लिया। पहले ही दिन थक गया, समझ नहीं आया, बोर हो गया। 3 दिन बाद भी उसका आधा अध्याय ही पूरा हुआ। यही फर्क है स्मार्ट प्लानिंग और बिना सोचे पढ़ाई में। आसान और कठिन टॉपिक को अलग करने के लिए आप रंगों या निशानों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे लाल रंग कठिन टॉपिक, पीला रंग मध्यम टॉपिक, हरा रंग आसान टॉपिक। अब आपका लक्ष्य होगा कि पहले हरे टॉपिक खत्म करिए, फिर पीले और अंत में लाल। हर बार जब आप एक टॉपिक खत्म करेंगे तो उसे टिक कर देंगे। यह छोटी सी टिक आपके दिमाग में जीत की घंटी बजाती है और आपको अगले टॉपिक पर ले जाती है। एक और फायदा यह है कि आसान टॉपिक पहले खत्म होने पर सिलेबस का बोझ आधा महसूस होने लगता है। जब दिमाग हल्का होता है तो कठिन टॉपिक में बैठने की हिम्मत और उत्साह दोनों बढ़ जाते हैं। कठिन टॉपिक को जीतना तब आसान लगता है जब आपके भीतर यह भरोसा हो कि मैं पहले ही आधा सिलेबस जीत चुका हूं। याद रखिए, सिलेबस सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है। जो विद्यार्थी दिमाग की चाल समझते हैं वही कम समय में ज्यादा जीतते हैं। इसलिए आज से ही अपना सिलेबस खोलिए, उसे 3 हिस्सों में बांटिए और पहले आसान टॉपिक पर हमला कर दीजिए। आप देखेंगे कि हर टिक, हर पूरा हुआ अध्याय आपको अगली जीत के लिए और मजबूत बनाता जाएगा। तीसरा कदम है रोज का छोटा लक्ष्य बनाना। अधिकतर विद्यार्थी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं। सोचते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ेंगे या पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो मन टूट जाता है और पढ़ाई बोझ लगने लगती है। सफल विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि छोटे लक्ष्य बड़े नतीजे लाते हैं। दिमाग तब सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होता है जब वह अपने द्वारा तय किया हुआ काम पूरा कर लेता है। इसलिए पढ़ाई में सबसे जरूरी है रोज का छोटा लक्ष्य तय करना। छोटा लक्ष्य क्यों? क्योंकि छोटा लक्ष्य दिमाग के लिए आसान और हासिल करने योग्य लगता है। जब हम छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो अंदर एक जीत की भावना पैदा होती है। यही भावना अगले लक्ष्य के लिए ऊर्जा और प्रेरणा देती है। एक उदाहरण से समझिए, राहुल और प्रिया दोनों के पास इतिहास के 5 अध्याय पढ़ने हैं। राहुल ने सोचा कि आज पूरे 5 अध्याय पढ़ लूंगा। सुबह पढ़ाई शुरू की, 2 अध्याय के बाद थक गया और बोर हो गया। दिन खत्म होने तक सिर्फ 2.5 अध्याय ही पढ़ पाया। रात में सोते समय उसे लगा कि वह हार गया, जो थाना था वह पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रिया ने छोटा लक्ष्य तय किया, आज सिर्फ 2 अध्याय पूरे करूंगी। उसने आराम से प्लान बनाया, समय बांटा और 2 अध्याय पूरे कर लिए। रात को सोते समय उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली। अगले दिन वह और जोश के साथ तीसरा अध्याय उठाती है। यही फर्क है छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्य में। छोटा लक्ष्य दिमाग को हर दिन जीत का स्वाद छकाता है। जब आप हर दिन जीतेंगे तो हफ्ते और महीने के स्तर पर आपका सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा। छोटे लक्ष्य बनाने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए काम की सूची बना लीजिए। जैसे गणित के 5 सवाल, विज्ञान का 1 अध्याय, हिंदी की कविता याद करना। याद रखिए, इस सूची को ज्यादा लंबा मत बनाइए, बस इतना काम लिखिए जो आप पूरे आत्मविश्वास से पूरा कर सकें। जब आप दिन के अंत में ये सूची टिक करते हैं तो आपको अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यही संतोष आपकी पढ़ाई को तेज कर देता है। एक और फायदा छोटे लक्ष्य का यह है कि दिमाग डरता नहीं है। जब हम कहते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ना है तो दिमाग थकान और डर महसूस करता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें केवल 1 घंटा पढ़ना है तो दिमाग थकान और डर महसूस नहीं करता है कि बस 5 सवाल हल करने हैं तो दिमाग तुरंत मान जाता है और काम शुरू कर देता है। याद रखिए, छोटा लक्ष्य हर दिन की छोटी जीत है और यही छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदलती हैं। अगर आप रोज सिर्फ इतना कर लें कि आज जो तय किया है वह पूरा होगा तो कुछ ही हफ्तों में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा और आप खुद को सबसे आगे पाएंगे। चौथा कदम है सुबह के समय का उपयोग करना। अगर आप किसी भी सफल विद्यार्थी से पूछेंगे कि वह सबसे ज्यादा प्रभावी पढ़ाई कब करता है तो जवाब होगा सुबह का समय। सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटे के बराबर असर करता है।
क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह ताजा होते हैं। रात की नींद के बाद दिमाग का स्मरण शक्ति वाला हिस्सा, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, सबसे एक्टिव होता है। सोचिए सुबह का माहौल कितना अलग होता है। बाहर हल्की सी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ शांति। न कोई हॉर्न, न मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशन, न दोस्तों की बातें। इस समय आपका मन खुद ब खुद पढ़ाई की ओर खींचता है। मान लीजिए आपने गणित का कोई कठिन अध्याय चुना है। अगर आप इसे रात को थके हुए दिमाग से पढ़ेंगे तो 1 घंटे में भी आधा ही समझ पाएंगे। लेकिन यही अध्याय अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर पढ़ते हैं तो आधे घंटे में ही दिमाग उसे पकड़ लेगा। क्योंकि सुबह का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर हर जानकारी साफ साफ लिख जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सोनिया और विक्रम दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सोनिया रात को देर तक जागकर पढ़ाई करती है, जबकि विक्रम सुबह 4 बजे उठता है। सोनिया रात को 2 घंटे में एक अध्याय पूरा करती है और सुबह उठते ही भूल जाती है कि क्या पढ़ा था। विक्रम सुबह सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, वही अध्याय आधे समय में खत्म कर लेता है और याद भी रहता है। यही फर्क सुबह और रात के दिमाग में होता है। सुबह की पढ़ाई को असरदार बनाने के लिए 3 बातें याद रखें। पहली बात, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप रात को बहुत देर तक मोबाइल चलाते रहे और फिर नींद अधूरी रह गई तो सुबह उठकर भी आपका दिमाग थका रहेगा। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। दूसरी बात, कठिन और याद करने वाले टॉपिक सुबह ही पढ़ें। सुबह का समय आसान काम में बर्बाद मत कीजिए। कविताएं, परिभाषाएं, सूत्र, कठिन प्रश्न, ये सुबह सबसे जल्दी दिमाग में बैठते हैं। तीसरी बात, सुबह के पहले 1 घंटे को सोने का नहीं, सोने से भी कीमती बनाने का। यानी जैसे ही उठे सीधे पढ़ाई शुरू करें। पानी पिए, ताजगी महसूस करें और तुरंत किताब खोलें। मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी को कम से कम 2 घंटे तक मत छुए। सुबह का ये 1 घंटा आपको न सिर्फ तेजी से सिलेबस खत्म करने में मदद करेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास और मूड पूरे दिन पॉजिटिव रहेगा। जब आप देखते हैं कि सूरज उगने से पहले आपने पढ़ाई में बढ़त बना ली है तो पूरा दिन जीत जैसा लगता है। याद रखिए, सुबह का समय सोने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होता है। जो विद्यार्थी इस समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। 5वां कदम है दोहराव और आत्मविश्वास। पढ़ाई में एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं वह यह है कि वे सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन दोहराते नहीं। जब हम कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसका आधा हिस्सा ही लंबे समय तक याद रख पाता है। दोहराव यानी रिवीजन ही वह कुंजी है जो आपकी मेहनत को पक्का बनाती है। बिना दोहराव के चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ लें, परीक्षा के समय आधी बातें भूल जाएंगी। दोहराव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप किसी अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग में यह भाव आता है कि हाँ, अब यह टॉपिक मेरा है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यही आत्मविश्वास परीक्षा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। एक उदाहरण से समझिए, अमित और नील दोनों ने विज्ञान का एक ही अध्याय पढ़ा। अमित ने वह अध्याय एक बार पढ़ा और आगे बढ़ गया। नील ने वही अध्याय एक बार सुबह पढ़ा और रात को 5 मिनट दोहरा लिया। 3 दिन बाद जब दोनों से सवाल पूछा गया तो अमित हिचकिचा रहा था, लेकिन नील के जवाब बिल्कुल साफ और तेज थे, क्योंकि दोहराव ने उसके दिमाग में उस जानकारी को गहराई से बैठा दिया था। दोहराव करने का सबसे असरदार तरीका है, पहला रिवीजन। उसी दिन रात को 5 मिनट सुबह या दिन में जो भी पढ़े, रात को सोने से पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए। ये आपके दिमाग में उस जानकारी को रात भर के लिए जमा देगा। दूसरा रिवीजन, 2 दिन बाद जब आप उसे फिर से देखते हैं तो दिमाग उसे और गहराई से पकड़ लेता है। तीसरा रिवीजन, परीक्षा से पहले यह आखिरी रिवीजन आपके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा देगा। दोहराव सिर्फ किताब का नहीं, सवालों का भी होना चाहिए। अगर आप गणित, भौतिकी या किसी भी प्रश्न आधारित विषय की तैयारी कर रहे हैं तो जो सवाल आप पहले हल कर चुके हैं उन्हें दोबारा लिखे बिना सिर्फ देखकर हल करने की कोशिश कीजिए। यह दिमाग को तेज और परीक्षा के लिए तैयार रखता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दोहराव ही आत्मविश्वास की असली नींव है। जब आप जानते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसे दोहराकर पक्का कर लिया है तो परीक्षा हॉल में डर और घबराहट दूर रहती है। आपकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता है और ये वही आत्मविश्वास है जो आपको टॉपर बनाता है। याद रखिए, पढ़ाई मेहनत से पूरी होती है लेकिन दोहराव से पक्की होती है। अगर आप दोहराव को अपनी आदत बना लेंगे तो न सिर्फ आपका सिलेबस समय पर खत्म होगा, बल्कि परीक्षा के समय आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में जीत का यकीन होगा। याद रखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों में डूब जाना नहीं है। सही तरीके से पढ़ाई करने पर आपके पास खाली समय भी रहेगा। यही समय आपको आराम देगा, खेल कूद देगा और आत्मविश्वास भी। आज से ही यह तरीका अपनाइए, आप देखेंगे कि सिलेबस पहले ही खत्म हो जाएगा
और आप उन कुछ विद्यार्थियों में होंगे जो परीक्षा से पहले न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि आत्मविश्वास से मुस्कुराते भी हैं। अच्छे बनो। बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, बड़ों से सीखो। देखो शर्मा जी के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, कुछ सीखो उनसे। देखो तिवारी जी का लड़का है ना, वो अपने घर वालों की बात मानकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसकी तरह अच्छा बनो। और देखो श्रीवास्तव जी का लड़का कैसे सब में घुल मिल रहा है, कैसे सब में घुल मिल के रहता है, वो कुछ उससे भी सीखो। बात माना करो, अच्छे बनो, जैसा सब कहे वैसा किया करो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। आज का वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगा, पर मैं हिम्मत रखता हूं वो सब कड़वी बातें बोलने की जिनको सच्चाई की चादर से ढक के हर किसी को बचपन में ही परोस दिया जाता है। और उस चादर के नीचे क्या होता है, वही जो होता आया है, मिडिल क्लास मैन। ऐसी बातें जिनको अच्छी बातें माना जाता है, लेकिन वो बातें, वो रूल्स इंसान को मिडिल क्लास में ही रखते हैं। आज मैं कहता हूं कि बुरा बनना सीख लो। आज मैं कहता हूं कि तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हें चाबी वाली कार समझ के तुमसे करवाया जाता रहा है। पैसा कितना कीमती है, तो फिर कोई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं बोलता? हर कोई नौकरी पाने के लिए क्यों लाइन में खड़ा रहता है? कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। हर कोई जानता है ये बात, हर कोई जानता है ये। तो फिर वैसा ही क्यों करते हो जैसा ये भीड़ करती रहती है? घर वाले सब्जी मंडी में टमाटर की रेट 5 रुपए कम करवाने के लिए आधा घंटा खराब कर देंगे, लेकिन घर पे आके अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है। पूरी सच्चाई जान के भी अपने बच्चों का हौसला ये कहकर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मैं नहीं कहता कि तू नौकरी करे, लेकिन जो भी करे पूरी ईमानदारी से करे। पर वो कहेंगे क्या? तिवारी जी के लड़के को देखो, एग्जाम निकाल लिया उसने। तुमसे सब लोग ये बोलते होंगे कि घुल मिल के रहा कर, जैसी दुनिया है वैसा बन के रहा कर। लेकिन मैं ये कहता हूं, जैसी दुनिया है ना वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पे दुनिया है उस लेवल पे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे ऊपर रहने की जरूरत है। और दुनिया से ऊपर उठने के लिए झुंड में रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अकेले तपस्या करने की जरूरत है। लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बड़े शर्माते हो, किसी से बात नहीं करते। उनको बोलने देना यार। लोग तुम्हें कहेंगे कि इस काम में क्या रखा है, उनको बोलने देना। अगर तुम अपने रास्ते पर सही हो ना और लोग तुम्हें बुरा बताए, तो इसका मतलब नजरें नीचे झुकाने का नहीं, बल्कि नजरें ऊपर उठाने का टाइम आ गया। इस तरह की बुराई लेने में भलाई है, क्योंकि किसी के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते। और अगर कोई तुम्हें बुरा कहता भी है तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो, बल्कि केवल तुम उनके जैसे नहीं हो। अगर तुम अपनी लाइफ के टारगेट के लिए काम कर रहे हो ना, और कोई तुम्हें बोले कि तुम तो यार बड़े बुरे आदमी हो, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। अगर तुम रात को 3 बजे तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए जगे हुए हो और सुबह कोई तुम्हें बोले कि तुम तो बड़े बुरे हो यार, सुबह 8 बजे उठते हो, तुम्हें तो 5 बजे उठना चाहिए, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। इस बुराई में बहुत अच्छाई छिपी है। जीत फिक्स की आंखों से देखना। बहुत फेस किया लाइफ में, अच्छा बन के कुछ नहीं मिला। रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो उसी लेवल में जीना और मरना चाहते हैं। रूल्स को तोड़ना सीखो। बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि गाली दो, मारपीट करो, किसी का अपमान करो। बुरा बनने का मतलब है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कहने में, पर बुरा बनने का मतलब है कि जैसा बनना चाहते हो ना वैसा बनो, और जैसा दुनिया तुमको बनते हुए देखना चाहती है वैसा कभी मत बनो। जंगल में जो सीधा पेड़ होता है ना वो सबसे पहले काटा जाता है। आज की दुनिया में जो सबसे सीधा बंदा होता है ना उसको सबसे पहले धोखा मिलता है। अगर किसी सांप में जहर भी ना हो तो भी वो फुफकारता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जरा भी भनक पड़ी ना कि इस सांप में तो जहर ही नहीं है, तो उसको वहीं पे मार देंगे। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत ही बोलो। किसी के कहने से या जोर देने पे उसको सही मत बोलो, क्योंकि गलत गलत होता है और आपके लिए क्या सही है ये आपको पता है। अगर कोई आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे उंगली उठा रहा ना तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरे बन जाओ और दूर हो जाओ। किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादों में और तुम्हारी मेहनत में दम है ना तो सामने वाला बंदा आके घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने, तुमसे सॉरी बोलेगा। तुम्हारे नाम के हजारों बंदे इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। अगर कोई केवल इसीलिए तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तो ऐसा बुरा बनने में बहुत भलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में जब जब भी कोई बड़ा आदमी बना है ना, जब जब किसी इंसान को ताली मिली है ना, तो एक चीज और याद रखना कि उसने
कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाली जरूर खाई होगी, वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुरा जरूर बना होगा, जस्ट बिकॉज वो वैसा अच्छा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है। शब्दों में चक्कर मत खाना गोल गोल। दोबारा बोलता हूँ, हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी ना किसी के नजरिए में बुरा जरूर बना है। और वो क्यों बना है? जस्ट बिकॉज वो वैसा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घूमने जाने का तो मत जाओ। अगर किसी रिलेशनशिप में इज्जत से ज्यादा अपमान मिल रहा है ना, तो मत घसीटो यार अपनी इज्जत को और उस जबरदस्ती के रिश्ते को। तुम्हें बुरा बताया जाएगा, पर किसी के कहने से क्या होगा? जब बारिश होती है ना, तो आधे लोग खुश होते हैं और आधे लोग गाली देते हैं कि थोड़ा सा और रुक जाती तो क्या हो जाता। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा जॉब जरूरी है तो यार जॉब करो। जॉब से ज्यादा जरूरी खुद का बिजनेस करना है तो बिजनेस रन करो। और बिजनेस करने से ज्यादा पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ाई करो। हाउ सिंपल इट इज। डोंट मेक इट जबरदस्ती यार, कि दुनिया नहीं करने देती। मेरी बात कान खोल के सुनो। आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसको इस दुनिया का हर इंसान अच्छा बताए। कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको बुरा बताएगा। तो अगर तुम्हें कोई बुरा बता रहा है तो डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसी से पड़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं और आपका मकसद क्या है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इस ब्रह्मांड में जो अच्छे बुरे का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके। अच्छे और बुरे का सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। अगर आपकी नज़र में आप अच्छे हो तो दैट्स गुड, औरों की नज़र में अगर आप बुरे हो लेकिन अपनी जगह पे सही हो तो दैट्स ऑल्सो गुड। अच्छा बनना है तो खुद के दिल से अच्छा बनो, अपने रूल्स खुद बनाओ, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है यार, मकसद तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। कुछ मिलेगा तुम्हें मिलेगा, कुछ नुकसान होगा तुम्हें नुकसान होगा। मैं आपको कभी बुरा कह के नहीं पुकारूंगा, क्योंकि मेरे सपनों के लिए मैं खुद बुरा बन चुका हूँ। अपना ख्याल रखिए। जल्दी लेके आता हूँ आपके लिए अगला वीडियो। जीत फिक्स को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया ना यार कि थैंक्स वर्ड तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन फिर भी इस बंदे की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम कीजिए।